Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आई होप दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 4 महीने हैं. एडिटोरियल तो छोड़ना नहीं है, अलॉन्ग विद करंट अफेयर भी छोड़ना नहीं है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ योर एग्जामिनेशन. यूपीएससी पास करना है तो ये दो चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते. ये आपका साया है, आप ऐसा समझ सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बोल दूं कि हमारा कानपुर का नया सेंटर ओपन हो चुका है. वी आर ऑल्सो हैविंग ब्रांचेस इन पुणे एंड सम अदर प्लेसेस. और आप ओजा सर भी क्लासेस ले रहे हैं वहाँ पे और स्टीम फैकल्टीज आर ए पार्ट ऑफ इट. तो आपको www.ikraias.com पे जाइए और यू कैन फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एएस कोर्सेज जो भी हम लॉन्च करते हैं. ओके, एक्सक्लूसिव बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज, एनसीईआरटी कोर्सेज, ओके, टेस्ट सीरीज, ओके, ये सब भी हम लॉन्च करते रहते हैं. तो आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन अवेल एनी ऑफ दैट सर्विसेज. राइट, फाइन. सो लेट अस गो एट. आज का आर्टिकल बहुत अच्छा है क्योंकि बजट तो आ ही चुका है, तो बजट भी हम पढ़ने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑब्वियसली वो तो करेंगे हम. ओके, बट आज का आर्टिकल इसलिए बहुत खूबसूरत है, इतने इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि यूपी इलेक्शंस में हर पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट फ्रॉम ओके, जो रूलिंग पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट को एक मुद्दा बना के, बेरोजगारी को एक मुद्दा बना के हर प्लेटफॉर्म पे, हर टीवी चैनल पे इसके बारे में बात हो रहा है. सो आपको अगर इसके ऊपर डेटा है तो आप भी कल को कोई सर्वे के लिए आएंगे आपके पास तो आप भी बोल सकेंगे भाई सो एंड सो सर्वे से ये हुआ था, वो हुआ था. तो आप सब्सटेंशिएट कर सकेंगे आपके जो भी है आर्गुमेंट को. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहो या एम्प्लॉयमेंट रहो, अभी का इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे बर्निंग टॉपिक है. बिकॉज इलेक्शंस ऑफ उत्तराखंड, इलेक्शंस ऑफ पंजाब, इलेक्शंस ऑफ यूपी इसके अतराफ ही घूम रहे हैं. ओके, फॉरगेट अबाउट हंगर, पॉवर्टी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है. बिकॉज हंगर के बारे में पता है, गवर्नमेंट फ्री रेशन स्कीम एक्सटेंडेड टू नवंबर ऑल्सो. तो और एक्सटेंड हो चुकी है वो मार्च अप्रैल तक. तो खाना तो सबको मिल रहा है. अभी बचा है एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है अनएम्प्लॉयमेंट. तो लेट अस सी कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको नई जानकारी मिल सकती है, सो दैट कल को आपको अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अच्छे से समझ में आए और आप कहीं भी किसी से बात कर सके तो आप आपके फैक्ट्स को अच्छे से सब्सटेंशिएट कर सके. ठीक है, हम ये आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. ओके, और जॉबलेस पैराडॉक्स का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, प्री 1991 रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स और पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक्सेट्रा, बहुत सारे सर्वेस हैं, वो सर्वेस का डेटा भी हम देखेंगे. जेंडर गैप कितनी है, कितने मेल एम्प्लॉयड है, कितने फीमेल एम्प्लॉयड है, कितना डिफरेंस है दोनों में, वो भी पढ़ेंगे हम. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि वर्कफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत जरूरी है. जो काम कर रहे हैं, कितने परसेंटेज एग्रीकल्चर में एंगेज है काम करते हुए, कितने परसेंट इंडस्ट्री में एंगेज है, कितने परसेंट सर्विस में एंगेज है. तो ये सब भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. और ऑब्वियसली हमारा कभी लेक्चर वे फॉरवर्ड के बिना खत्म ही नहीं हुआ है, तो मैं डेफिनेटली आपको वे फॉरवर्ड तो दूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस गो अहेड. ठीक है, चलो, ये लेक्चर हुए जब तक आप इसका आंसर दे देना. ओके, दैट इज माई इंटेंशन. तो आप ये पढ़ लीजिए और इसका आंसर देना मत भूलिए. ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या. देखिए, मेरी बात अच्छे से सुनिए, गौर से सुनिए एंड फोकस से सुनिए. व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट. ओके, पहली बात तो ये स्टूडेंट को ये समझने के लिए पहले उसको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए. देखो, हमारी पूरी इकोनॉमी जो हम प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमी का बेसिक सा डेफिनेशन है प्रोडक्शन. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इकोनॉमी का बेसिक क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन है. ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. और हमारा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है और सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन होता है. राइट और रॉन्ग, सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई होता है. एग्रीकल्चर में फार्मिंग और क्रॉपिंग सेक्टर एक होता है. और एग्रीकल्चर अलाइड जब बात करते हैं हम, अलाइड सेक्टर्स में होते हैं डेयरी, ओके, पाउल्ट्री, लाइफ स्टॉक, मैं खुले में लिख रहा हूँ सो दैट आपको सब चीज़ मिल जाए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एक्सेट्रा, ये पूरे हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर. आप ये पूरों को देखिए, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ये नेचुरल रिसोर्सेस लेके हो रहा है. जैसे कि एग्रीकल्चर विदाउट सॉइल हो नहीं सकेगा, सॉइल आप क्रिएट करें नहीं,
सॉइल मैं बनाया नहीं, सॉइल तो कुदरती है, सॉइल तो गॉडली है। और एग्रीकल्चर में चाहिए पानी, पानी आप बना सकते हैं नहीं है, सो पानी को प्यूरिफाई करेंगे, बट पानी तो बना नहीं सकते आप, ठीक है। जो भी खारा पानी है ज़मीन का उसको अच्छे से प्यूरिफाई करके मिनरल्स ऐड करके किनले बिस्लरी ऐसा बन रहा है, बट ऐसा नहीं कि आप पानी को बनाएंगे। अगर पानी को बनाएंगे तो हर घर में पानी होता था आजकल, ओके, ऐसा तो बना नहीं सकते। तो वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है। और जो एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रो होंगे बिना लाइट के तो ग्रो नहीं होंगे, बिना सनलाइट के तो ग्रो नहीं होंगे, तो सनलाइट भी तो कुदरती है, वो भी तो एक गॉडली है। तो आप समझिए डेयरी रहो, पोल्ट्री रहो, ये जो जानवर है, जो एनिमल्स है, ये भी हम बना नहीं सकते, ये भी तो बॉर्न होते हैं, ये भी तो बॉर्न होते हैं, राइट। तो बेसिकली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में पूरे ऐसे एक्टिविटीज को सम किया गया है जो एक्चुअली नेचुरल, जो अर्थ में ऑलरेडी गॉड दिए सो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, सो एक्टिविटीज है ये एग्रीकल्चर में, ठीक है। अभी इंडस्ट्री में आप देखिए, एग्रीकल्चर में जो जो भी मटेरियल्स मिलते हैं वो एज ए रॉ मटेरियल यूज करके इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता, राइट। सो फॉर एग्जांपल हियर आप देखिए, ओके, यहां पे से मैं दूध लिया, ओके, एग्रीकल्चर से दूध मिला मुझे, ये दूध को मैं बनाऊंगा बादाम मिल्क, ये दूध को मैं बनाऊंगा कर्ड बनाऊंगा, ये दूध को मैं बनाऊंगा ओके मलाई बनाऊंगा, मस्का बनाऊंगा, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ से एनिमल्स के जो भी एनिमल सॉल्टर होने के बाद में जो भी इनका स्किन आता है उससे बनेगा आपका लेदर बेल्ट, उससे बनेगा आपका वॉलेट, ओके, उससे बनेंगे आपके कार के सीट कवर्स, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ, समझे आप। और आपके हाथ में जो लैपटॉप है और आपके घर में जो फ्रिज है वो भी मिलेगा आपको माइनिंग एंड क्वायरिंग भी आप ये देखिए, ये भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में ही आता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो भी है वो डिस्कवर होते हैं, हम एलिमेंट्स नहीं बना सकते, हम हाइड्रोजन नहीं बना सकते, हम हाइड्रोजन डिस्कवर करे हैं, ओके। हम आयरन नहीं बना सकते, आयरन ऑलरेडी अपने को मिलता, अपने को खुदाई करे तो, माइनिंग करे तो मिलता। सो इन द सेम वे जो 118 है शायद, ओके, 118 एलिमेंट जो है ना हम डिस्कवर करें, हम उसके कॉम्बिनेशन के अलॉयस ही बनाते हैं, बट हम एलिमेंट बना नहीं सकते। एलिमेंट तो फिर कुदरती है, फिर गॉडली है, ठीक है। तो यहाँ पे से ये पूरे आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम ये सब हम लेके, ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे चेयर, अलमीरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। ये है अपना सर्विस सेक्टर, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विस में ही आता, ओके। हेल्थ भी सर्विस में ही आता, एजुकेशन जो मेरा है सर्विस में ही आता, एडवोकेट की एडवाइस सर्विस में ही आता, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी सर्विस में ही आता, एंटरटेनमेंट भी सर्विस में ही आता, पब रहो सर्विस में ही आता, होटल इंडस्ट्री रहो सर्विस में ही आता, ठीक है। तो ये पूरे आप चीज़ें देखें, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देखा गुड एज सच, आप इसको पकड़ नहीं सकेंगे। जैसा कि मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, क्या आप नॉलेज को देख सक रहे हैं? क्या कौन से कलर में है नॉलेज? नॉलेज छोटा है, नॉलेज बड़ा है, नॉलेज सर्किल में है, नॉलेज डब्बे के जैसा है, नॉलेज स्क्वायर है, आप नहीं देख सकेंगे ना, आप छू भी नहीं सकेंगे, नरम है, घट है, आप ये भी नहीं बोल सकेंगे। तो यहाँ पे देखो एडवोकेट की एडवाइस रहो, ये भी तो आप देखेंगे, देख नहीं सकेंगे, पकड़ नहीं सकेंगे, ओके। और डॉक्टर जो सर्जरी करता तो आप सर्जरी तो क्यूर हो जाता, बट जैसा वो कर रहे हैं तो वो आपको तो वैसे भी नहीं दिखेगा, राइट और रॉन्ग। सो आप समझिए यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज पूरे प्लेस किए गए हैं जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में मटेरियल एग्जिस्टेंस है, बट एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर की ही मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं, ओके। ये हुआ अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, यहाँ पे पूरे एक्टिविटीज सिमिलर है, यहाँ पे पूरे एक्टिविटीज का प्रोडक्शन सिमिलर है, यहाँ पे पूरे एक्टिविटीज का सिमिलर प्रोडक्शन है। तो अपने कन्वीनियंट के लिए हम क्या करें, पूरे एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं वो पूरों को एक में जमा करें, वो एग्रीकल्चर बोले। और पूरे एक्टिविटीज जिससे एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स यूज करके हम जो बनाते हैं उसको हम एक जगह जमा करें, उसको बोले हम इंडस्ट्री। और जो ऐसे एक्टिविटीज है जिससे गुड प्रोड्यूस नहीं होता, इमटेरियल सर्विसेज है, इमटेरियल चीजें हैं, बट पैसे तो लगते हैं उसको लेने के लिए, ओके। एंटरटेनमेंट, आप मूवी देख रहे हो तो शाहरुख खान को तो पकड़ नहीं सकेंगे ना आप, ओके, नहीं पकड़ सकेंगे टीवी के अंदर से, तो मूवी के अंदर से, राइट। तो आप तो ऑब्वियसली अब वो इंटरटेनमेंट है तो अब उसमें झाड़ दिखाएंगा, उसमें अवतार दिखाएंगा, तो आप तो छू नहीं सकेंगे, राइट। सो बेसिकली वो भी तो एक सर्विस है जो कि इमटेरियल है, ओके, आपको रिलैक्सेशन दे रही है, आपको खुशी दे रही है, राइट। तो ऐसे जो एक्टिविटीज जो इमटेरियल है, जो मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो पूरे हम एक जगह रखें और उसको बोले सर्विस सेक्टर। ये होगी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत छोटा पार्ट पढ़े हैं हम अभी, ये हो गया अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। प्लीज 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 रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए 1950 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 80%,
इंडस्ट्री का था 25%, सर्विस सेक्टर का लेट सपोज 5%, लेट सपोज आई एम सेइंग ये जो स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में ये 2021 में आके सर्विस सेक्टर हो गया 62% और इंडस्ट्री सेक्टर हो गया 25%, एग्रीकल्चर हो गया कितना 14 या 15% हो गया। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आपको समझाने के लिए ये सब दे रहा हूँ मैं। तो आप समझिए, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ? पहले जिस एक्टिविटी पे डोमिनेंस था अभी वो उसकी डोमिनेंस कम हो गई। पहले जिसकी एक्टिविटी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी थी अभी वो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी सर्विस सेक्टर में चेंज हो गई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इकोनॉमी। विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी नथिंग बट जीडीपी, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल आउटपुट, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम। कुछ भी बोलो आप, सब सेम है, सब सेम है। आप जीवीए बोलो, सब सेम है। माइन्यूट डिफरेंसेस है, हम उतना नहीं जाएंगे उसके अंदर, बट जीडीपी बोलो आप, नेशनल आउटपुट बोलो आप, नेशनल इनकम बोलो आप, जीवीए बोलो, सब सेम है। पहले कंट्रीब्यूशन जो था अभी वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहले जो डोमिनेंस था सेक्टर का एग्रीकल्चर का अभी सर्विस सेक्टर का है। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट इट? आई होप दैट यू गॉट इट। समझ में आ गया ना? नहीं आया तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, बट भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जीएस पेपर 3 यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2021 का मेंस जो 2022 में हुआ रिसेंटली जनवरी में, ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, जीडीपी ट्रेंड्स के ऊपर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके फाइन। अभी देखिए, रेट्स ऑफ ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है लाइक 10% है, 5% है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती ना, इसलिए वजह से। एंड चेंजेस इन स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट एंड द वर्कफोर्स। ओके, रेट्स ऑफ ग्रोथ and changes in structural composition of output and workforce, this is called as structural transformation। अगर कोई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको पूछा तो आपका क्या काम है, आप क्या चीज़ों पे डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कोई पूछा तो आप पहले बोलेंगे कि रेट ऑफ ग्रोथ। देखो भाई 2012 में इतनी ग्रोथ थी, अभी इतनी ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये आप एक क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर की पहले क्या थी अब कितनी है, वर्कफोर्स डोमिनेंस कितना है और जीडीपी डोमिनेंस कितना है, इंडस्ट्री का वर्कफोर्स डोमिनेंस पहले कितना था अभी कितना है, सर्विस सेक्टर का पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था अभी कितना है। तो आप स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, उनका आउटपुट कितना है मीन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, और उनकी पॉपुलेशन डिपेंडेंसी, आप ये 3 चीज डिस्कस करेंगे जब भी आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया तो। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अभी देखो जॉबलेस पैराडॉक्स, ये क्या है? ओके, ये एक ऐसी चीज है जैसे कि देखो 5 ईयर प्लान है अपना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, ओके लाइक 12 5 ईयर प्लान थी। हमारी इकोनॉमी स्लोली 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 बढ़ते गई 7th% तक गई अपनी। ओके, सो ड्यूरिंग द ईयर 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान में अपना जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ 7%। ओके, बट एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट 3-4% पे ही रुक गया, हमेशा यहीं पे था। ओके, हमेशा यहीं पे था वो। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ते गई पैरेलली, एम्प्लॉयमेंट ऐसा इस तरीके से नहीं बढ़ा, इस तरीके से नहीं बढ़ा। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नहीं है, आप ऐसा बोलिए, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन इलास्टिसिटी है। क्या है? एम्प्लॉयमेंट इन इलास्टिसिटी मतलब क्या? जो जीडीपी का ग्रोथ परसेंटेज है, अगर 10% जीडीपी ग्रो हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी 10% ग्रो होना। अगर इस तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रो होता तो हम बोलेंगे ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है। अगर 10% 7% जीडीपी का ग्रोथ रेट है बट 4% 3% ही अगर एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है तो हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इन इलास्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ से हम कंपेयर करें तो एम्प्लॉयमेंट उतना क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसी ग्रोथ करके क्या फायदा जिसमें जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो रहे हैं? ऐसी ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ लेके क्या फायदा जिससे जॉब्स ही ग्रो नहीं हो रहे हैं? इसलिए अपने एक्सपर्ट बोले इंडिया की ग्रोथ है जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोले अपने एक्सपर्ट? क्या बोले? इंडिया की ग्रोथ है जॉबलेस ग्रोथ। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ये कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से पढ़ना मेरे साथ, ठीक है। तो ये आपको आ गया। और एक भी है वॉइसलेस ग्रोथ बोल के, वॉइसलेस ग्रोथ। सर ये क्या है? वॉइसलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है 7%, बट यहां पे देखो वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ नेग्लिजिबल है। पूरे मेल डोमिनेटेड ग्रोथ है, जो भी ग्रोथ है 7% रहो 5% रहो, इसमें मेल डोमिनेटेड ग्रोथ है। वुमेन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वुमेन का वॉइस ही नहीं है ये ग्रोथ में, राइट? ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं वॉइसलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? वॉइसलेस ग्रोथ। और एक भी ग्रोथ है माय डियर स्टूडेंट्स, रथलेस, और यू कैन से रुथलेस ग्रोथ। ओके, ये ऐसी ग्रोथ है, एक कंट्री में ऐसी ग्रोथ है जिससे गरीबों को फायदा नहीं हो रहा, अमीरों को ही फायदा हो रहा। सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज व्हाट? रुथलेस ग्रोथ, क्योंकि इसमें
गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया पूरे ग्रोथ के बारे में। प्लीज 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 अच्छे से पढ़िए। ओके, अभी देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न्स 1991 रिफॉर्म्स के पहले, रिफॉर्म्स के बाद। ओके, चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। ओके, बट द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट रिवील्ड एनी कंसिस्टेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न तो इजीली मालूम हो गया अपने को, डेटा है उसका अच्छे से। पहले 1991 रिफॉर्म से पहले क्या था इकोनॉमिक ग्रोथ, बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था 1991 रिफॉर्म के बाद, वी नो इट, बट एम्प्लॉयमेंट का डेटा बराबर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। सो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ का प्रॉपर डेटा है बट एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। चलो देखो, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आप खुद ही सीख लीजिए, क्योंकि फिर इसके 5 मिनट बढ़ जाते, फिर आपको बोर हो जाता। ओके राइट, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस। ओके, 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म्स आने से 20 साल पहले, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ था 4.27%। कितना था? 4.27%। रिफॉर्म्स आने के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद यही ग्रोथ 6.58% हुआ। बड़ा नहीं बड़ा? बड़ा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉपर डेटा है बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और क्या देखने को मिला अपने को ये पीरियड में, बोल तो 1991 रिफॉर्म से पहले, 1991 रिफॉर्म के बाद में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर 30% था 1991 में, अभी कितना हो गया? 18%। देखो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में हम जीडीपी का ट्रेंड बता दिए और एग्रीकल्चर, सेक्टोरल एग्रीकल्चर का भी बता दिए, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का भी। ठीक है, तो दो चीज बता दिए। ओके, अभी अपने को एम्प्लॉयमेंट पे जाना है। ओके, राइट और रॉन्ग? एम्प्लॉयमेंट पे जाना है, 3 डिस्कस करना था, एक तो जीवीए, एक स्ट्रक्चरल, एक एम्प्लॉयमेंट। जीवीए तो ग्रो हुआ 1991 से पहले जितना था उससे ज्यादा बढ़ा 1991 के बाद में। उसके बाद में था अपना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर जो डोमिनेंट था 30%, वो गिर गिर के अभी आ गया है 18% आ गया 2020 तक। अभी एम्प्लॉयमेंट का क्या है भाई? एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, एक्सपर्ट्स बराबर डेटा दे नहीं सक रहे, बराबर कंक्लूजन निकाल नहीं सक रहे। क्यों? टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। जैसे कि समझिए, मेरे पास एक कार है, मुझे उसके लिए ड्राइवर चाहिए, बट सडनली क्या हो गया, ड्राइवर, वो क्या बोलते सो, कार, ऑटोमेटेड कार आ गए, ड्राइवरलेस कार आ गए, तो मैं वो गाड़ी ये खरीद लिया, तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया। मैं जो चाहिए था मुझे बंदा भी नहीं चाहिए, मुझे बंदा। ठीक है, और पहले मुझे नहीं स्टीयरिंग आती थी, गेयर डालने नहीं आता था। अब ऐसे गाड़ियां आ गई कि आपको विदाउट स्टिक के भी गाड़ी चलती है, आपकी कार चलती। तो पहले मुझे ज़रूरत थी ड्राइवर की, अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से, नए नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हो गया, डेटा समझ में नहीं आ रहा, इनके पास डेटा प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सक रहे, बिकॉज कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और डेटा की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है कि ये डेटा पब्लिश करे बाद भी इस पर बिलीव करना या नहीं करना भी एक प्रॉब्लम है। सो दैट इज कॉल्ड एज डेटा क्रेडिबिलिटी एट स्टेक, रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी चलो, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन देते हैं? एनएसएसओ वाले देते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम है कि एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, डेटा इनका देना है। ये लोग 2 सेंसस करते हैं, 2 तरह के करते हैं। एक तो डेटा देते हैं डेसिनियल पॉपुलेशन सेंसस। ओके, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे व्हाट इज डेसिनियल। कुछ तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अपने ओझा सर भी बोलते हैं कि होमवर्क करिए। ओके, आज वो उन्होंने बैटल ऑफ कारनाल का भी होमवर्क दिया था बच्चों को। तो होमवर्क करने से क्या है मालूम, आपको रिपीटेशन होता है, तो आप भी होमवर्क करिए थोड़ा। नेशन वाइड क्विंक्यूनल सर्वे। ओके, सो 2 सर्वेस होते हैं, एक तो सेंसस से मिलता है अपने को एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, और एनएसएस वाले ही कलेक्ट करते हैं, और एक नेशनल वाइड क्विंक्यूनल सर्वे होता है। ओके, 5 साल का क्विंक्यूनल बोलते हैं, 5 साल का। तो मैं ये क्विंक्यूनल बोल दिया, आप डेसिनियल बोलिए मुझे। ओके, डेसिनियल मालूम ना? चलो मैं ये बोल दिया, डिकेड। ओके, तो एक 10 साल होता है उसका। सेंसस के थ्रू अपने को 10 साल का डेटा मिल जाता है, 10 साल में क्या हुआ था। और एनएसएसओ वाले 5 साल का भी करते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये 2 जो मेथड्स है, ये रिप्लेस बाई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, विच इज नाउ डन ऑन एनुअल बेसिस। अभी हर साल कर रहे हैं, पहले 5 साल या 10 साल करते थे, अभी हर साल कर रहे हैं। 2017 से लेके हर साल कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मालूम कर रहे हैं यहाँ बन। ओके, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मालूम करने का जो मेथड है अभी है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, भूलना मत। ओके, पहले के जो सर्वे का डेटा है अपने पास एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो रिसेंटली अपन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मालूम करने के लिए न्यू मेथड अपन लेके आए, ये 2 मेथड में कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। हम कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों का अप्रोच डिफरेंट था, इन दोनों का मेथड कैलकुलेशन का भी डिफरेंट था।
बस इतना ही बोल सकते और कुछ नहीं। अभी चलो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि पुराना है तो बात नहीं करेंगे अपन, जो नया है मेथड ऑफ नोइंग एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से। ओके, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर टू पॉपुलेशन, 1000 लोग हैं, कितने काम कर रहे हैं? 500 काम कर रहे हैं, तो 50% एम्प्लॉयड है, 50% अनएम्प्लॉयड है, राइट। ओके, अगर 1000 में से आप समझिए 70% काम कर रहे हैं, 70,000 में से 700 काम कर रहे हैं, तो 70% एम्प्लॉयमेंट है, बाकी के 30% नहीं है, तो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है ये। ओके, तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, ओके, 34.7% इन 2017 टू 18 था, अभी ये बढ़ चुका है 38.2। तो अपने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ा है 2017 से लेकर 2020 तक, अच्छी बात है। ओके, और ये ऐसा ट्रेंड है जो कि एक रिवर्स हुआ। ओके, 2004 और 5 में, ओके, ये डिक्लाइन हुआ था, एक्चुअली ये कम हुआ था, अभी ये ज़्यादा हो गया, बट कोरिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि जब अलग मेथड था, बट आर्टिकल में ये भी दिया गया है, तो बेटर है कि अभी जो ट्रेंड है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में, जो ट्रेंड बता रहा है, वो ट्रेंड पहले के जो ट्रेंड से अच्छा है, बेहतर है। वो तो अपन देख ही लिए कि 34 से 34 से लेके 38 तक तो हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ओके, एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज एट मच फास्टर रेट दैन द पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ जाके उल्टी हो रही है, ओके, जॉबफुल ग्रोथ, समझे आप। तो एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज मच फास्टर रेट दैन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अच्छी बात है। द इंक्रीज इन वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो हैज बीन रिपोर्टेड इन रूरल एंड अर्बन एरिया पॉपुलेशन। सो रूरल में भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, अर्बन में भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, मेल भी ज्यादा एम्प्लॉयड हुए, फीमेल भी ज्यादा एम्प्लॉयड है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो चलो हर जगह अच्छा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, मेल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, फीमेल एम्प्लॉयमेंट। अब वुमेन का थोड़ा बहुत स्पेसिफिक देखेंगे। फीमेल रेशियो था, फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो 17.5% था 2017 में, वो इंक्रीज हुआ 24% 2020 में। चलो भाई, फीमेल भी ज्यादा अभी पॉपुलेशन में, अगर हजार में 1000 लोगों में 500 फीमेल है, 500 फीमेल है, तो आप 1000 बोलते तो मुझे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाता, सो आई विल मेक इट व्हाट 100। ओके, कितनी पॉपुलेशन है अपने पास? पॉपुलेशन कितनी है? पूरी पॉपुलेशन लेट सपोज 100 है, 100 में से 50 कौन है? 50 है लड़की लोग है, फीमेल्स हैं 50 में। ओके, पहले 17 ही पार्टिसिपेट करते थे, अभी 24 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वुमेन का पॉपुलेशन टू रेशियो इंक्रीज हो रहा है विथ रिगार्ड टू वर्कफोर्स, ठीक है। व्हेन द रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन, हमेशा पॉपुलेशन के हिसाब से देखेगा तो 17% वुमेन वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं वर्कफोर्स में, 17% इंक्रीज हो रहे हैं, हर 100 में 17 इंक्रीज, फिर 100 17 इंक्रीज, फिर 100 17 इंक्रीज। तो इस तरीके से वुमेन जो वर्कफोर्स है वो 17% इंक्रीज हो रही है। सो बेसिकली वुमेन का अच्छा चल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अभी जेंडर गैप देखो, गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल हैज नैरोड। ओके, पहले क्या था? पहले 1000 में 500 मेल थे, 500 मेल में 250 मेल पार्टिसिपेट करते थे, और 1000 में 500 फीमेल थे, 100 ही पार्टिसिपेट करते थे, 100 ही काम करते थे। 500 1000 पॉपुलेशन कितनी थी? 1000 थी, 500 मेल 500 फीमेल, 500 मेल 500 फीमेल, 500 मेल में कितने काम करते थे? 250। 500 फीमेल में कितने काम कर रहे हैं? 100। तो दोनों में गैप कितना है? यहाँ पे 150, दोनों में गैप कितना है? 150। मगर ये पीरियड में क्या हुआ? गैप कम हुआ। तो अभी गैप कम होने का मतलब क्या? ये 250 कर रहे हैं, तो ये कितने हो सकते हैं? ये 150 या 200 हो गए, तो गैप कितना है? 50 ही हुआ। ओके, दिस इज कॉल्ड, मीन्स जो भी वुमेन की पॉपुलेशन है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, 100 मेल वर्कर्स 32 फीमेल वर्कर्स, तो पहले होते थे हर 100 मेल वर्कर्स में 32 फीमेल, मीन्स 100 बटे 32। ओके, 100 मेल वर्कर 32 फीमेल वर्कर, इस तरीके से हमेशा रेशियो होता था। अभी कितना हो गया? ये 100 मेल 40, तो बढ़ा है। वुमेन का पॉपुलेशन से रेशियो, उनके पॉपुलेशन से वर्कफोर्स रेशियो में बढ़ा है। वुमेन कंस्टिट्यूट 24% ऑफ वर्कफोर्स इन 2017 टू 18, नाउ दे कंस्टिट्यूट, ओवरऑल में देखे गए तो 24% वुमेन थे और 76% मेन थे एम्प्लॉयमेंट। अभी 28% वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो गया और मेन एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, तो वुमेन का चल रहा है मस्त। अनएम्प्लॉयमेंट इन फीमेल
लेबर फोर्स इन रूरल एरियाज इज फार लोअर दैन मेल लेबर फोर्स। रूरल एरियाज में वुमेन अगर 100 है तो ज़्यादा है, 90 लोग काम कर रहे हैं, वही मेल 100 है तो 70 लोग काम कर रहे हैं। वुमेन 100 है तो 90 लोग काम कर रहे हैं, मेल 100 है तो 70 लोग काम कर रहे हैं। मतलब क्या, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में अच्छा है व्हेन कंपेयर टू व्हाट अर्बन, sorry, when compared to male in rural areas, male in rural area, where the opposite holds true in the urban area में male employment अच्छा है when with respect to what women, whereas rural area में women employment अच्छा है with respect to male, so दो भी opposite है। Okay, this is the fact that female labor force participation rate in rural India is 33% higher than the rate in the urban areas। तो ये बोल रहा है, ये पॉइंट, ये वेरी टेक्निकल पॉइंट है ये। ओके, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 33% ही है रूरल एरियाज में, बट वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू मेल। मतलब क्या, अगर रूरल एरिया में 100 लोग हैं, रूरल एरिया में लेट सपोज एक विलेज में 100 है पॉपुलेशन, इसमें से वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, 33% ही है। ओके, मेल कितने हैं यहाँ पे, 33% वुमेन है, मेल कितने हैं, 67 आई गेस 67 है। सो 33 में से 30 तक काम कर रहे हैं, ये 67 में से 40 ही काम कर रहे हैं। तो इनकी जो पॉपुलेशन है, फीमेल की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो ज्यादा ही एम्प्लॉयड है व्हेन कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। सो टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है। ओके, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है ना, तो आप भी टेक्निकल वर्ड समझना शुरू करिए। ओके, the reason could be lies like less gender discrimination in the informal jobs। okay, ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल में रूरल एरियाज में जनरली इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं। ओके, इनफॉर्मल जॉब्स लाइक हाउस कीपिंग करो या मेड कैसा काम करो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कैसा काम करो, कुछ भी काम करो, रूरल एरियाज में इनफॉर्मल जॉब ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे मेल और फीमेल का कुछ डिफरेंस नहीं होता। आप भी काम करो, कंस्ट्रक्शन में कुछ कोई भी काम करो, परवाह नहीं। वेयर एज इन अर्बन एरियाज में देख समझ के काम दिया जाता है, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज में काम थोड़ा हार्ड होता है, फिरना ज़्यादा होता है। सो मे बी मेनी रीजन्स हो सकते हैं, ये तो मेरे खुद के रीजन्स बोल रहा हूँ मैं, बट आप समझ सकते हैं कि रूरल एरिया में इनफॉर्मल जॉब ज़्यादा रहने की वजह से वुमेन और मेल में कुछ डिफरेंस नहीं देखा जाता, जॉब्स हर एक को मिल जाती। बट अर्बन एरिया में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता बोल तो आप चलो भाई, लड़की को दूर है तो भी वो नहीं जा पाएगी, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, फिर जॉब भी अच्छी दिखना ही है, तो इश्यूज होते हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरियाज थोड़ा बहुत कम है। ओके, ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, एक टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है प्रिंसिपल स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट मीन्स अगर कोई आदमी एक साल में मेजॉरिटी ऑफ दी टाइम अगर कोई एक एक्टिविटी पे डिपेंड है तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्टेटस पे एम्प्लॉयड है। जैसा कि मैं हूं, मैं देखो पूरे साल में 12 महीने में 9 से 10 महीने में पढ़ाता हूं आपको, तो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, काम करने की, पढ़ाना है, ठीक है। और सब्सिडरी एक्टिविटी क्या है, जो टाइम मेरे पास खाली होता है वो टाइम में मैं क्या कर रहा हूं। ओके, और एल्स एक ऐसा बंदा है जिसकी जॉब बराबर नहीं है, फ्रिक्शन है, जैसे कि रेनी सीजन में रेन कोट की इंडस्ट्री में काम मिल गया, एग्रीकल्चर सीजन में हार्वेस्टिंग सीजन में काम मिल गया। तो ये जो सब्सिडरी स्टेटस का बंदा ऐसा होता है जिसकी जॉब परमानेंट नहीं होती है, कम ज़्यादा होते रहती है। ओके, सो प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडरी स्टेटस अगर अपन कंबाइन करके देखें तो ये डिक्लाइन हुआ 6.1%। ओके, इन 2017 में 6.1% था, डिक्लाइन टू 4.8%। 4.8%। मतलब क्या है, ये डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सब्सिडी स्टेटस में जिसको कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था, तो ये डिक्लाइन होने की वजह से मतलब क्या है, ये लोग भी प्रिंसिपल स्टेटस में गए, ये लोग भी साल भर काम कर रहे हैं। इट मीन्स द नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज एज फास्टर रेट देन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, समझिए आपको इसको, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, जिसको जॉब कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था कभी मिल रहा था, अभी उनको मिलना शुरू हो गया, ठीक है। बट इतना अच्छा होने के बाद भी इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयड यूथ 2.3 मिलियन इंक्रीज हो गया है, 2.3 मिलियन इंक्रीज हो गया है बिटवीन 2017 टू 2018। ओके, मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। ओके, 52 मिलियन हो गए हैं। ओके, 2 साल 2017 से लेके 2018 से एक साल में 2.3 ऐड हुए हैं, और अभी तक के जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है अपने पास, ओके 52 मिलियन हो गए हैं 2 साल में। 50 मीन्स 2017 से लेके 2020 तक 52.8 मिलियन अनएम्प्लॉयड यूथ है अपने पास जो कि काम करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज हुआ, बट इट इज नॉट हैविंग दैट फेस, ओके, टू ऑब्जर्व द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स।
ओके जितना ग्रोथ इकोनॉमी का हो रहा है, यही तो पैराडॉक्स है ना, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। ओके जितना मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे लोग 52 पॉइंट मिलियन, छोटी बात नहीं है 52 पॉइंट मिलियन, 5 करोड़ युवा ओके अभी भी अनएम्प्लॉयड है, अभी भी अनएम्प्लॉयड है, राइट। ओके ऑक्यूपेशन वाइज देखेंगे अपन अब एग्रीकल्चर में, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ 45.6% ऑफ द तो इंडिया की वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, 30.8% है सर्विस में, 23.7% है इंडस्ट्री में। अच्छे से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ लेट अस सी दिस डेटा ऑन द ऑक्यूपेशन के हिसाब से इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट हमेशा था वो एम्प्लॉयमेंट उतना ही है, कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं, कम भी नहीं हुआ। मेन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयड थे तो उनमें कुछ चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में, सर्विस में नहीं जा रहे हैं। लेबर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट हैपनिंग। ओके क्योंकि इंडस्ट्री सर्विस में हम कुछ एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी नया पॉपुलेशन आ रहा है, जो भी नया अनएम्प्लॉयड यूथ आ रहा है वो एग्रीकल्चर में ही चले जा रहा है। ओके क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, ग्रोथ ही नहीं मालूम हुई। ओके इंडस्ट्री अगर अपन देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत छोटा सा ग्रो हुआ, मेग्री इंक्रीज ऑफ 1.8 मिलियन इन 2 years। ओके एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोथ एडेड 6.4 मिलियन न्यू जॉब्स। ओके तो मेजरली आप देखिए इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। एग्रीकल्चर वाले जो भी जितने काम कर रहे हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। इंडस्ट्री वाले थोड़े बहुत सारे जॉब्स खोले हैं, वो भी 6.4 मिलियन जॉब्स ही खोले हैं। 58 कितना है अपना अनएम्प्लॉयमेंट, 52 है, ऑलमोस्ट 52.8 का मतलब है 53 मिलियन जो यूथ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको जॉब अभी मिला नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द इंट्रेंट्स जो भी थे लेबर फोर्स में, जो भी 18 से और 59 ईयर्स के बीच में जो भी रहते ना, उनको लेबर फोर्स बोलते हैं। 18 to 59 ईयर्स के बीच में लेबर फोर्स बोलते हैं। तो जितने भी न्यू आ रहे हैं, तो 17 साल के बच्चे 18 साल में जा रहे हैं, राइट। जो भी न्यू आ रहे हैं लेबर फोर्स में, ओके दे आर गेटिंग ऑब्जर्व इन ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ ही नहीं मालूम हो रहा है। ओके सो जो भी जितने भी एजुकेटेड है, दे आर हार्डली सक्सीडिंग टू गेट ए जॉब। बहुत 100 में से 20 लोगों को जॉब मिल रहा है जो एजुकेटेड है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो रही है, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं होते अपने पास, ऑटोमेशन में ज़्यादा दे रहे हैं पैसे, ऑटोमेशन रोबोटिक्स में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मशीन्स ज़्यादा खरीद के उससे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं अपने कंट्री में रेदर देन लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि आपकी फैक्ट्री में लेबर ज़्यादा होते हैं, मशीन्स कम होते हैं। अगर कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है, आपकी फैक्ट्री, आप कंपनी में मशीन ज़्यादा होते हैं, लेबर कम होते हैं। तो अपने इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, बट हमें चाहिए क्या, इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ऐसे चाहिए, बट वो हो नहीं रहा है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आती तो फिर लोगों को निकाल दे रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं। भाई आपको तो ये हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी तो हमारे पास ज़रूरत नहीं है, निकाल दिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के वजह से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ है। ये रीजन है, आर्टिकल में रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है अपने कंट्री में। ये चार इंपॉर्टेंट रीजन बताए गए हैं। ओके अभी और एक पैराडॉक्स, राइजिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस इन नेशनल इनकम हो रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट शेयर वैसे ही है। इसका मतलब इंडस्ट्री और सर्विसेज जो जीडीपी वैल्यू में ग्रो हो रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं सक रहे हैं। ओके और एक पैराडॉक्स है, अभी गवर्नमेंट ये सब सॉल्व कैसे करेंगे, तो अपने ऑथर थोड़े बहुत वे फॉरवर्ड दिए। इन्होंने क्या बोला है, आर्थर मॉडल में जाइए। आर्थर मॉडल ये कहता है कि डुअल सेक्टर मॉडल, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को लिंक करते हुआ एक ऐसा बनाओ। ओके मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा बनाओ जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव करना है। ओके तो अगर ये लेबर इंटेंसिव करेंगे तो एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो डुअल सेक्टर मॉडल बनाओ और जिसमें शिफ्ट ऑफ लेबर हो सके कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाए, ओके इंडस्ट्री लेड ग्रोथ मॉडल होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज ओनली हैव द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम लेबर फोर्स। तो इंडस्ट्री लेड ग्रोथ मॉडल होना चाहिए, ना कि सर्विस सेक्टर लोड। अभी हमारी जो इकोनॉमी है ना, सर्विस सेक्टर लेड है। ओके सर्विस सेक्टर ही हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, 62% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर। ऐसी नहीं चाहिए, इंडस्ट्री लेड ग्रोथ चाहिए, इंडस्ट्री 50% होना चाहिए ऐसा।
एक्सप्लोर ए रिलेटिव एग्री सेंट्रिक मॉडल्स, अभी तो मैं बोला कि ऐसे मॉडल स्ट्रैटेजी बनाइए डेवलपमेंट के जो एग्रीकल्चर को रखते हुआ डेवलपमेंट किया जाए। लाइक फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग जब तक डेवलप नहीं होती जब तक एग्रीकल्चर नहीं है उसके साथ। सो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा वो है, एग्रीकल्चर और डेयरी का बहुत बड़ा वो है, एग्रीकल्चर और एनिमल का बहुत बड़ा वो है। तो ऐसे मॉडल्स को और ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जिससे एग्रीकल्चर में जो एक्सेस लेबर है वो एब्जॉर्ब हो इंडस्ट्री में। ओके, चेंजेस इन लेबर लॉस लेके आओ विच डिस्करेज इंडस्ट्री टू अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। लेबर लॉस में चेंजेस लेके आना जिससे जिससे इंडस्ट्रीज को डिस्करेज होना कि they should get discouraged and they should adopt for what, they should adopt labor intensive production। एम्प्लॉयमेंट लिंक प्रोडक्शन इंसेंटिव देना चाहिए। अभी तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज प्रोमोटिंग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, PLI स्कीम आप पढ़े ही होंगे। ओके, बहुत बार न्यूज में आती रहती है PL, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा देगी आपको। दिस इज ओनली कॉल्ड एज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। तो ये ऑथर ये बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्शन पे मत दो, एम्प्लॉयमेंट लिख दो। ओके, जो कंपनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है वो कंपनी को हम ज्यादा इंसेंटिव देंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा इंसेंटिव देंगे, ज्यादा पैसे देंगे। क्योंकि अगर कंपनी को ज्यादा पैसे चाहिए तो वो एक को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा तो वो जाएंगे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज में जाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज में जाएंगे। स्पेशल असिस्टेंस शुड बी गिवन फॉर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी अगर नया स्टार्टअप, नई कंपनी, नई फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, ओके, अगर वो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री या कंपनी खोलना चाह रहा है उसको लोन दो, कम से कम पैसों में लोन दो, सो दैट क्योंकि वो ना कि एक इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ा रहा है बट ही इज ऑल्सो एबल टू जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन थोड़ा बहुत बेहतर रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप सबसे शेयर करेंगे फॉर श्योर। एंड आंसर था उसका, व्हाट इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, NSSO, राइट? Okay, what is the answer? A is the answer, NSSO. Okay, do keep watching me and also share with your friends. Have a nice day. Bye bye, take care.